मैं घर में सबकी लाडली थी। सब लोग मुझ पर जान छिड़कते थे। एक दिन भाई मुझे कहीं घुमाने ले गए, लेकिन वह मुझे एक बहुत दूर सुनसान जगह पर ले गए। मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और फिर मेरे साथ किसी ने जबरदस्ती की। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। फिर अगले दिन कोई आदमी मेरे पास आया। मैंने उसको धक्का देकर जल्दी से लाइट ऑन कर दी और उसे देखकर मेरे होश ही उड़ गए। वो आदमी तो मेरा नाम जन्नत है, लेकिन सब लोग मुझे प्यार से परी कहते हैं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और अपने घर के भी लाडली थी। दरअसल हमारी बहुत बड़ी हवेली थी और मेरी माँ इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन मैं अपने पिता और अपने दादा की लाडली थी। कहते हैं कि जिंदगी में एक ऐसा शख्स होता है जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा दो शख्स थे, जिसमें एक मेरे पापा थे और एक मेरे दादाजी। मेरे दादा की उम्र यूं तो काफी ज्यादा थी, लेकिन अमीर लोग जल्दी बूढ़े नहीं होते क्योंकि वो अपना इतना ख्याल रखते हैं। मेरे दादा भी ऐसे ही थे और 85 साल की उम्र में भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत शख्सियत से मालिक थे। उनके चाल में सहान अंदाज और रोब और दबदबा था। हमारा घर मर्दों से भरा हुआ था। हमारे घर में सिर्फ हमारे एक चाचू थे, जिनकी एक बीवी और उनके 3 बेटे थे, और मेरे अपने 5 भाई थे। 5 भाइयों की इकलौती बहन और एक मोहब्बत करने वाले दादा की पोती के साथ साथ एक बादशाह जैसे बाप की बेटी भी थी। मेरी जिंदगी में तो कोई कमी नहीं थी। मैं बहुत ज्यादा खुश थी अपनी जिंदगी से। जो मांगती थी मुझे मिल जाता था। सब बहुत प्यार करते थे, सर आंखों पर बैठा कर रखते थे। अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज में पढ़ने के बाद मैंने एफएससी में प्री मेडिकल किया था। मेरी उम्र 18 साल हो गई थी, लेकिन इस खानदान में इससे ज्यादा लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, इसलिए मैं घर में थी और मुझे कोई मसला नहीं था क्योंकि मेरे पास दुनिया की हर चीज थी। लेकिन अचानक ही मेरे दादा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी और ऐसा लगने लगा कि वो इस दुनिया से चले जाएंगे। मेरे दादा बिस्तर पर पड़ गए, लेकिन कहते थे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी मुझे कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी ये ना सोचे कि मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा। दरअसल मेरे दादा आर्मी में ही रह चुके थे और अपनी बहादुरी के किस्से सुनाया करते थे। उन्होंने अपनी मेहनत से हवेली, घर सब कुछ बनाया था। बहुत बड़ा कारोबार था। हमारी करोड़ों की जायदाद थी। हमारे दादा बीमार हो गए तो हिस्सा करने के बाद आने लगी। दादा ने कहा कि जिस तरह भी हिस्सा होते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी जायदाद के हिस्से भी अपनी अलग और दबंग अंदाज में ही करूंगा और सारों के उससे राजी होने चाहिए। मेरे बाबा ने कहा कि बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पापा भी इसी चीज के मालिक थे, लेकिन इस बात पर मेरे चाचू ने थोड़ा विरोध किया और मेरे भाइयों ने उनका साथ दिया। उन्होंने कहा कि जब इस घर में इतने उसूल है, दस्तूर है, तो फिर आप लोग इतने इम्पोर्टेंट बात पर उसूल और दस्तूर को, यहाँ तक कि धर्म को भी एक तरफ रखने पर क्यों राजी हो गए, जबकि आज तक इस घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो मेरे दादा ने कहा कि बेटा, अगर मैं दस्तूर और सियासत के हिसाब से फैसला करने पर आ गया ना, तो तुम्हें बहुत कम हिस्सा मिलेगा। इसलिए तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं अपने खास अंदाज में हिस्सा कर रहा हूँ। हमारी जायदाद तो करोड़ों की थी और उसके वारिस काफी सारे बनते थे। मेरे चाचू, मेरे पापा, उनके चाचू के 3 बच्चे और मेरे 5 भाई और मुझे मिलाकर टोटल 11 लोग। मेरे दादा ने कहा कि जम्मू के 3 शाम की नमाज के बाद मैं अपनी वासियत सुनाऊंगा और तब तक मैं तुम सब पर नजर रखूंगा। अगर तुम लोगों की मुझ कोई ऐसी बात नजर आई जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि तुम लोग अच्छे सोच के मालिक नहीं हो, तो मैं अपना फैसला भी बदल दूंगा। मेरे सारे भाई आपस में बात कर रहे थे कि दादा ने क्या तमाशा बनाया हुआ है। जो करने हैं करे और आराम से बैठे। सांप बनकर बैठ गए हैं जायदाद का। मैंने उनको कहा कि ऐसी बात नहीं करो, दादू को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मेरे भाइयों ने कहा कि किसी के मरने के साथ कोई नहीं मरता। दादा चले जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो तुम्हारी शादी चाचू के बेटे जुनैद के साथ करना चाहते हैं। क्या तुम उससे शादी करना चाहती हो? वो तो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। मैंने कहा कि इस मामले में मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए। अगर मेरे दादू और बाबा की मर्जी हुई तो शादी कर लूंगी। मेरे भैया को पता नहीं दादा से इतना नफरत क्यों हो गया था। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान थी और रोज दुआएं करती थी।
उनको कुछ ना हो, वो ना सिर्फ मेरे दादा बल्कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे। हमेशा मुझे अच्छी बात बताएं, उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल किया था। अभी बहुत परेशान थे, पापा भी कहते थे कि कुछ नहीं होगा, हम उनका अच्छे हॉस्पिटल से इलाज करवाएंगे, लेकिन अगर वह वसीयत लिख रहे हैं तो हम उनको रोक नहीं सकते। जम्मू वाले दिन जब दादा ने वसीयत सुनाई थी तो उसके 2 घंटे पहले हमारे घर में अचानक से एक आदमी आया जो बहुत ज्यादा जख्मी था और पानी मांग रहा था। मेरे भाई, मेरे चाचू के बेटे, हम सब लॉन में बैठे थे और इसी बारे में बात कर रहे थे कि कब वसीयत सुनाएंगे। सब लोग अपना अपना राय दे रहे थे कि पता नहीं क्या करने वाले हैं, सारी जिंदगी अजीब हरकतों की है। एक कजन ने तो यहाँ तक कि भी कहा दिया कि इस तरह के लोग बड़े अजीब होते हैं जो हर किसी को अपना दुश्मन समझते हैं और उनको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। जब वो आदमी नजर आया तो सब ने उसे देखा, मैं भी फौरन उसकी तरफ बढ़ी और मैंने कहा कि नौकर को कहो जाओ जाकर पानी लेकर आए। मेरे भैया ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, एक गैर इंसान अचानक से घर में आ गया और तुम उसके सामने आ गई हो और उसकी मदद करने चली हो। मैंने कहा कि ये तो देखो, ये जख्मी है, मरने वाला है। मेरे भैया ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें इसकी मदद करने की। मेरे भाई ने मेरे कलाई को काफ़ी मजबूत से पकड़ा और मुझे उठाकर वहां से दूर कर दिया और नौकरों से कहकर उसके बाहर का भिजवा दिखा दिया। ये काम मेरे बड़े भाई ने किया था जिसका नाम हमजा था। मैंने कहा कितनी बुरी बात है, वह पानी मांग रहा था, कितनी बुरी हालत थी उसकी और तुमने उसे बाहर फेंक दिया। तो भाई ने कहा कि पानी उसको बाहर भी दे सकते हैं, जबकि उसे किसी ने भी पानी नहीं दिया था। मैं काफी देर तक उसके बारे में सोचती रही, फिर दादा ने हमें बुला लिया। दादा ने सबसे पहले हमें यह कहा कि मैं तुम लोगों को कहा था कि मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगा और वह जख्मी आदमी अंदर कमरे में आया, वो मैंने ही भेजा था। वो जख्मी नहीं था, अदाकारी कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम लोग क्या करते हो। सिर्फ मेरी प्यारी परी ने उसकी मदद करने की कोशिश की, बाकी तुम लोगों ने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। इतना गलत सोच के हो तुम सब, लेकिन खैर ये तो बात की बात है। बेरहम बनोगे तो अपना ही नुकसान उठाओगे। और अब एक बात याद रखना कि तुम लोगों की वसीयत पर इस बात का कोई असर जरूर पड़ेगा। मेरे सारे भाई हैरान रह गए और मैं भी, लेकिन वो परेशान भी थे क्योंकि उनका व्यवहार दादा देख चुके थे और दादा ने सबको अपनी वसीयत सुनाई। वसीयत के मुताबिक दादा ने अपनी सारी जायदाद के 11 हिस्से किए। उन्होंने कहा कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि किसी को आधा मिलेगा या किसी को पूरा। मेरे लिए सारे बच्चे बराबर है, इसलिए सबको एक एक हिस्सा मिलेगा और मैंने 11 हिस्से किए हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये हवेली मेरे नाम कर दी थी। सब लोग इस बात पर हैरान थे, पर मेरे दादा ने एक बड़ी प्यारी बात कही। दादा ने कहा बेटियां बड़ी प्यारी होती है और हमारे खानदान में सिर्फ एक ही है, एक ही बेटी है, हमारी परी। एक बार मेरी बीवी को मैंने एक बात कहते हुए सुना था। उसने कहा था कि हम औरतों का तो कोई घर नहीं होता। मैंने कहा कि क्या मतलब? तो उसने कहा कि पिता के घर में रहते हैं तो सब कहते हैं कि बाप का घर है, एक दिन यहाँ से चली जाएगी, जब शादी हो जाती है तो फिर सब कहते हैं कि पति के घर से आई है, पति का घर है। कोई ये नहीं कहता कि इसका अपना घर है। उसके बाद पति इस दुनिया से चला जाए तो फिर उसके बेटे का घर हो जाता है। औरत का अपना कोई घर होता ही नहीं। मेरे दादा ने कहा कि उसकी मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी थी, मेरे दिल को लग गई थी। मैं अपने बीवी के लिए यह घर बनाकर उसे हैरान करना चाहता था, लेकिन वो घर देख नहीं पाई और इस दुनिया से चली गई। इसलिए मैंने ये हवेली अपनी परी के नाम कर दी है, ताकि ये कभी ना सोचे कि इसका कोई घर नहीं है। इसलिए यह हवेली आज से मेरी प्यारी परी की है। मैं बहुत ज्यादा खुश हुई इस बात पर। मुझे अच्छा लगा कि मेरे दादा ने इतना सोचा मेरे लिए। मेरे पापा ने भी कहा कि हाँ, इस मामले में मेरे से भी मशवरा किया था और मैंने भी कागजात तैयार कर दी है, लेकिन बाकी सबके चेहरे अजीब हो गए। मेरे दादा ने यह भी ऐलान कर दिया कि मेरी शादी जुन्नैद से होगी। दरअसल जुन्नैद मुझे पसंद करता था और मुझे मेरी दादा की पसंद पर विश्वास था। सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन मेरे दादा 2 हफ्ते बाद ही इस दुनिया से चले गए। ये दुख मेरे लिए बहुत बड़ा था, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरे लिए तो ऐसा ही था कि जैसे मेरे पिता ने इस दुनिया से चले गए हों। ना जाने कितने हफ्ते तक मैं अपने कमरे में कैद रही, लेकिन मेरे बड़े भाई हमजा ने कमरे में कदम रखा और उसने कहा
कब से रो रही हो? कब तक रोती रहेगी? दादा जिंदा होते तो ये ना चाहते कि तुम इस तरह रोती रहो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बाहर लेकर जाता हूँ। घूमने चलोगी? तुम्हारे थोड़ी मूड अच्छा हो जाएगा। मैंने अपने भाई से कहा कि मेरी बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें चलना होगा। वो मुझे अपने साथ ले गए। मैंने कहा कि गाड़ी में ही इधर उधर घूमते रहते हैं, मुझे गाड़ी से बाहर नहीं निकलना। लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने गाड़ी एक सुनसान इलाका में रोक दी और मुझे एक घर दिखाया। उन्होंने कहा कि यह घर देखो, मैंने खरीदा है। दादा ने ये भी कहा था कि बेटी तो कभी ना कभी अपना घर नहीं बना ही लेते हैं, लेकिन बेटी का अपना घर होना चाहिए, इसलिए मैंने अपने लिए घर खरीदा है। मैंने भाई को कहा, ये तो बड़ा पुराना लगता है और सुनसान इलाका में है। तो भाई ने कहा कि हाँ, तो ऐसा ही तभी तो सस्ता मिल रहा है। अब तुम्हारी तरह हमारी नसीब कहाँ, तुम तो हवेली की मालकिन बन गई हो, हमें तो इसी तरह कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। लेकिन ये घर मजबूत है, अगर इसके ऊपर कुछ लाख रुपए लगाया जाए तो ये कहीं नहीं जाएगा। 20-30 साल तक और आसपास भी आबादी आ जाएगी। चलो अब घर के अंदर चलते हैं, अंदर से घर देखते में कैसा है। मैं जैसे अंदर दाखिल हुई, कुछ बहुत अजीब हुआ। मेरे भाई ने दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद मैंने सामने देखा तो एक आदमी वहां खड़ा था, जिसने मुझे दबोच लिया और मेरे साथ जबरदस्ती कर दी। उसने मेरी इज्जत लूट ली। मैं हैरान रह गई कि मेरे भाई ने मेरे साथ ये सब कुछ करवाया। थोड़ी देर के बाद मेरा भाई मुझे लेने के लिए आया और उसने कहा कि अगर ये बात किसी को पता चली तो तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये बात किसी को भी पता चली तो मेरे हाथ पांव काट दूंगा। मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि मेरे साथ जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ था और अब तो मेरी इज्जत लुट गई थी। जिस आदमी ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, मैं उसकी शक्ल तक नहीं देख पाई। उसने मास्क लगाया हुआ था। मुझे लगा कि मेरे भाई यह बात किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन उसने हवेली पहुंचकर ही शोर कर दिया कि इसके साथ ये सब कुछ हो गया है, क्योंकि ये अपनी किसी सहेली के घर गई थी जिसने इसको धोखा दिया। हम सब लोग ही बहुत ज्यादा दुख में थे और मेरे होने वाले पति, मेरे मंगेतर भी मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। मेरे चाचू ने ये तक कह डाला कि ये लड़की तो खराब हो गई है, अब ये हमारे घर में रहने के काबिल नहीं है और हम इसके साथ अपने बेटे की शादी भी नहीं करेंगे। मेरे पापा घर पर नहीं थे, वो किसी कारोबारी डील के लिए घर से बाहर गए थे। मेरे भाई ही पीछे पड़ा था। उसने कहा कि अब हम क्या करें, तो चाचू ने कहा कि इसकी शादी किसी और से करानी पड़ेगी। ये इस घर की बहू नहीं बनेगी, क्योंकि अगर इसकी शादी मेरे बेटे से हुई तो ये इसी घर से रह जाएगी और हमें ऐसी नहीं चाहती। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, इसमें मेरा क्या कसूर है, जबकि असल बात नहीं बता रही थी, क्योंकि अंदर से बहुत डरी हुई थी। मेरे भाई ने ये भी कहा था कि ये बात पापा को भी पता नहीं चले, बस जुन्नैद शादी से इनकार कर देगा और हम उसकी शादी कहीं और कर देंगे। बहुत बड़ा तमाशा बन गया। मुझे सब अजीब नजरों से देख रहे थे। इस घर में सिर्फ मेरी चाची ही एक औरत थी, लेकिन उन्होंने भी ऐसा संभाल नहीं पाया। मैं अपनी कमरे में बैठी सोच रही थी कि मेरे साथ ये सब कुछ कैसे हो गया और मेरे भाई ही मेरे साथ ये सब कुछ कैसे करवा दिया है। मेरे दिमाग इस तरफ नहीं जा रहा था। मैं कोई बात नहीं समझ पा रही थी। मैं नहीं समझ पा रही थी कि मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो कैसे मेरा भाई होकर मेरे साथ ये सब कर सकता है। मुझे उस वक्त मेरे दादा की बहुत याद आ रही थी। अगर आज वो जिंदा होते तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। और पापा भी यहाँ पर नहीं थे। पापा को 3 महीने बाद आना था। पता नहीं 3 महीने के बाद मेरा क्या होता। मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुदकुशी कर लूं। रोते रोते मैं सो गई और इसी तरह 3 दिन गुजर गए। 1 हफ्ते के बाद एक दिन मैं अपने कमरे में रात को सो रही थी, बल्कि सो क्या रही थी, बस सी रो ही रही थी कि अचानक से मुझे कुछ महसूस हुआ। ऐसा लगा कि मेरे कमरे में कोई दाखिल हो गया है। मैं पूरी तरह डर गई और जब इंसान ने कोई आकर मेरे चेहरे से चादर हटाई तो मेरी डर के चीखें निकल गई। पर उसने मेरी चीखने की पहले ही मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा कजन जुन्नैद था। मैं घबरा गई और मैंने कहा कि क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर, क्या चाहते हो तुम। उसने कहा कि चिल्लाना नहीं, अगर किसी को पता चल गया कि मैं यहाँ पे
बहुत बुरा होगा। मैंने कहा कि मेरे साथ इससे ज़्यादा और क्या बुरा होगा, इतना बुरा तो हो ही गया है। उसने कहा कि मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती थी? क्या तुम मुझसे ही मोहब्बत करती हो? मैंने कहा मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन तुम्हारे साथ शादी करने पर राज़ी थी क्योंकि तुम मेरे कज़िन हो और मैं इस घर में ही रहना चाहती थी। जुनैद ने कहा कि मेरी बात गौर से सुनो। जब दादा ने हवेली तुम्हारे नाम की और बहुत सारी जायदाद भी दी, तब से तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उसने मेरे साथ मिलकर एक प्लान बनाया था। उस वक्त मैं उसकी बातों में आ गया था। उसने कहा कि वह तुम्हें किसी सुनसान घर में ले आएगा और वहाँ पर पहले से मौजूद रहूँगा। मुझे अपना चेहरा छुपा कर रखना है और तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करनी है, लेकिन क्योंकि तुम मेरी होने वाली पत्नी हो इसलिए इस बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसने कहा था कि उसके बाद तुम दोनों की शादी हो जाएगी और हम दोनों एक दूसरे के शादी में आ जाएंगे, लेकिन घर आकर उसने अपनी बात बदल दी और अब वो तुम्हारी शादी किसी और से करवाना चाहता है। उसने एक तीर से दो शिकार किए हैं। उसने तुम्हें जानबूझकर बदनाम करा दिया कि तुम इस घर में ना रहो, तो जब तुम घर में रहोगी ही नहीं तो फिर ये घर तुम्हारा कैसे होगा? तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो घर बेच देगा। ये सब कुछ तुम्हारे अपने भाई ने किया है, मुझसे करवाया है। मैंने अपने कज़न के मुंह पर थप्पड़ दे मारी। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? अब हीरो बनने के लिए आ गए हो, जबकि तुमने ये सब कुछ किया है। उसने कहा कि उसने मुझे धमकाया था और मैंने तो ये सब कुछ इसलिए किया कि तुम मेरी पत्नी बनोगी, इसलिए इस बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जिस लड़की से तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम उसकी इज़्ज़त ख़राब कर दो। किस किस्म के घटिया इंसान हो तुम? उसने कहा कि मेरे भाई के साथ मेरे पापा और मेरे दो भाई मिले हुए हैं। मैं बेशक घटिया और बुरा इंसान हूँ, लेकिन अभी मैं तुम्हारा फ़ायदा चाहता हूँ। हमें यह बात किसी भी तरह तुम्हारे पापा को बतानी होगी और पुलिस को भी बतानी होगी। मैंने कहा कि पुलिस को बताएंगे तो फिर पुलिस तुम्हें भी पकड़ेगी। उसने कहा कुछ भी करना होगा, लेकिन बस मैं अब तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देना चाहता। मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। अगर हमारी शादी हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें तुम्हारे पापा को यह बात बताना होगा और उनकी मौजूदगी में शादी करना होगा। मैंने कहा कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी। मैं बुरा इंसान हूँ। मेरे साथ शादी नहीं करोगी तो फिर किसी और के साथ तुम्हारी शादी करवा देंगे। ये सारे जायदाद, कारोबार और पैसे के फंदे हैं। तुम नहीं समझोगी, तुम इस बीच में बिन वजह में मारी जाओगी। मेरे साथ शादी कर लो। मैंने कुछ देर इसके बारे में सोचा और अपने पापा को फ़ोन किया। उनको सब कुछ बता दिया। जुन्नैद ने भी उनसे बात की और वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि मैं अगले ही दिन आ रहा हूँ, लेकिन मैं घर में नहीं आऊँगा, बल्कि एक दोस्त के घर आ रहा हूँ। तुम दोनों वहाँ किसी तरह पहुँच जाना। हम वहाँ पहुँच जाएं और पापा ने अपनी निगरानी में हमारी शादी करवा दी। उसके अलावा पापा के पास अभी भी अधिकार था कि वह वाशियत को बदल सकते हैं। उन्होंने वाशियत को बदला और मेरे भाई को जायदाद से दखल अंदाज कर दिया, जिसने अपनी बहन के साथ इतना कुछ करवाया, और अब वो इस घर में नहीं रह सकता था। मेरे पापा वापस आए और ये बात सबको बता दी। मेरे पापा ने मेरे भाई को घर से निकाल दिया और चाचू को भी कहा कि वह इस घर में यहाँ से चले जाएं तो अच्छा ही है, नहीं तो उनका भी जायदाद से निकाल दिया जाएगा। उन्होंने सोचा कि जायदाद भी जाएगी हाथ से। वो अपनी बीवी और दोनों बेटे को लेकर वहाँ से चले गए, लेकिन जुन्नैद ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। जुन्नैद और मैं इसी घर में रहते हैं। बाकी के भाई भी यहीं पर रहते हैं, जिनका इस बात के बारे में पता नहीं था। और जब उनको पता चला कि भाई ने सब कुछ किया है, उनका कहना था कि अपने ही भाई को जान ले लेंगे, लेकिन मेरे बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं करना, बस वो यहाँ से चला गया है, यही काफ़ी है। बेटियों को उनके हक की जायदाद ना मिले, उसके लिए लोग तो बेटियों को जान से भी मार देते हैं। और मेरे भाई ने सिर्फ मेरी इज्जत लुटवाई थी, वो भी मेरे ही मंगेतर से। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा होगा। अगर ये सब कुछ मेरे साथ मेरे भाई करवाएंगे। दादा ने जायदाद मेरे नाम करके मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है
कि कब तक हम लड़कियां के साथ ऐसा ही होता रहेगा। दादा ने मुझे उतना हिस्सा नहीं दिया जो कि एक आधा हिस्सा बनता है, उन्होंने मुझे मेरे हिस्से से भी ज्यादा दे दिया था और यही बात मेरे भाई को बुरी लगी थी। आखिर कब तक जायदाद ना देने के लिए लोग अपनी बहनों और बेटियों को कुर्बान करते रहेंगे। लोग अपनी बहनों और बेटियों की शादी भी नहीं करवाते इसलिए कि अगर शादी हो गई तो जायदाद किसी और के पास चली जाएगी। ना जाने कितनी लड़कियां बिना शादी के इस दुनिया से चली गई है। आपको ऐसी बहुत सी सुनने को मिलती है, समझ में नहीं आता कि क्या करे, लेकिन हर जगह औरत ही क्यों पिसती है। मैंने जुनैद को माफ कर दिया है क्योंकि अगर उसने गलती की तो उसने उसका माना और सही किया। आज वो मेरे पति है, अपनी जिंदगी को किसी तरह गुजार रही हूँ। ये हवेली मेरी ही है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। धन्यवाद दोस्तों।